हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो देखिए, हम लोग यहाँ पे साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छे से समझिएगा क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन। इसमें कह रहा है मेटल कार्बोनेट एक्स। तो बेटा जैसे ही मेटल कार्बोनेट आता है तो मेरे मन में ख्याल आता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। बट आई एम नॉट श्योर कि अभी है ये कि नहीं है ना। बट फिर भी मैं मान लेता हूँ कि एक मेटल कार्बोनेट, क्योंकि बेटा मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट भी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है। तो हमने अभी टेम्परेली मान के चला कि एक मेटल कार्बोनेट एक्स है। ऑन ट्रीटमेंट इट विद अ मिनरल एसिड, कह रहा है कि अगर इसको मिनरल एसिड के साथ लड़ाओ तो बेटा हमारे पास में एक्स है CaCO3, और इसको हमने एक मिनरल एसिड, बेटा एक मिनरल एसिड बता दो आप, HCl ले लो या H2SO4 ले लो, जो लेना हो ले लो। तो हमने यहाँ पे HCl ले लिया है। लिबरेट अ गैस, बेटा आपको पता है कि जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड के साथ लड़ाते हैं तो क्या बनता है बेटा, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट के लिए आपको इसको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ना, मैंने पढ़ाया है मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ, आपके सिलेबस में है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हमने कि जब भी बेटा मेटल कार्बोनेट जो होगा अगर एसिड के साथ ट्रीट करेगा तो आपको बताया मैंने क्या बनेगा, मेटेलिक सॉल्ट बनेगा, प्लस CO2 निकलेगी, और प्लस क्या निकलेगा, H2O। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मेटल कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2HCl, तो बेटा ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O और प्लस क्या, CO2। कह रहा है कि ये जो है लिबरेट अ गैस, मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो लिबरेट अ गैस। हाँ तो सही बात है, हम भैया CO2 मिल गई। विच व्हेन पास्ड थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ सबस्टांस वाई, कह रहा है कि जब इस गैस को CO2 गैस को एक नया सबस्टांस है वाई, जिसके साथ इसको ट्रीट किया जाता है। तो वाई के साथ ट्रीट किया जाता है, मतलब आप इसके साथ यहाँ पे वाई को रखोगे तो आपको वापस एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, वापस एक्स मिलेगा। तो आपको वापस एक्स मिलना चाहिए। सो चलिए देखिए यहाँ पे, एक्चुअली हम एक्स क्या मान के चले हैं बेटा, हम ये मान के चले हैं कि एक्स जो है वो CaCO3 है ना कि नहीं है। तो बेटा अगर एक्स CaCO3 है तो आप थोड़ा सा रिकॉल करिए कि CaCO3 बनाने के लिए किसके साथ CO2 को लड़ाना पड़ता है, CaOH होल ट्वाइस के साथ। मतलब कि गीला चूना आपकी घर की दीवारों का, वो लड़ता है एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से, तो बना लेता है सूखी पपड़ी और H2O गैस को रिलीज कर देता है। चलिए, मतलब ये हो गया CaCO3। तो हमको क्या क्या पता करना था, उसने बोला कि x क्या है, y क्या है। तो पहचान हो चुकी है, x हमारा गैस बिल्कुल सही है। x क्या हो गया बच्चों, CaCO3। y क्या हो गया बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस। अब आगे पढ़ते हैं, द सबस्टांस y ऑन रिएक्शन विद द गैस एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। कह रहा है कि ये जो सबस्टांस वाई मिला है, भैया क्या मिले हो वाई, CaOH होल ट्वाइस। ये जो सबस्टांस है, ये अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, किसका, ब्राइन का, ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे आ चुकी है इलेक्ट्रो, कौन सी, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्योंकि क्लोर अल्कली में हमने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, और NaCl प्लस H2O को जो बनता है सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं ब्राइन वाटर। ब्राइन वाटर, बेटा जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपको याद होगा क्या बनता है, NaOH प्लस H2 प्लस क्या, CO2, ओ सॉरी 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 Cl2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। Cl2 गैस कहाँ पे निकलती है बच्चों, एनोड पे। अब आगे आ जाओ, कह रहा है कि यहां पर जो आपका Y है, यहां पर जो Y है उसको अगर क्लोर अल्कली प्रोसेस में निकलने वाली, एनोड पर निकलने वाली गैस, मतलब भैया सही से क्यों नहीं बोल रहे हो, Cl2, कितना कष्ट दोगे, Cl2 के साथ ट्रीट किया जाता है तो एक सबस्टांस बनता है जो कि फैब्रिक को डिकलराइज कर देता है। आपने तो हमारी मदद कर दी इतनी बोल के कि जो फैब्रिक को डिकलराइज कर देता है दैट इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस H2O। बेटा इसको बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये रिएक्शन हो गई। कह रहा है कि वो नया सबस्टांस Z बनता है। तो X का पता लग गया, Y का पता लग गया, और जो वो सबस्टांस Z बना वो भी क्या है, CaO
Cl2, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। डन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। क्वेश्चन नंबर 17 एसर्शन रीजन का है। तो फर्स्ट कह रहा है AlCl3 इज अ बेसिक सॉल्ट। तो अगर आपको जानकारी हो AlCl3 कैसे बनता है, तो देखिए 3HCl प्लस Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो बच्चों ये है, तो 3HCl बेटा कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक बेस। वीक बेस पढ़ाया था मैंने। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, मतलब एसिड तगड़ा हो और बेस कमजोर हो, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट की बेसिक सॉल्ट। अरे बोलो बोलो भाई। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और अगर वीक बेस होगा, तो बताइए जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। तो यहां पर आपके पास में बन जाएगा Al के साथ 3Cl आ जाएंगे, AlCl3 प्लस 3H2O, प्लस क्या बन जाएगा 3H2O। तो ये देखिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इन्होंने कहा है बेसिक सॉल्ट है। अच्छा, AlCl3 इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया यहाँ पे HCl होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। तो एसर्शन तो फॉल्स है मगर रीजन ट्रू है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी, एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। बच्चों आपको पढ़ाया गया था एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। सॉल्ट के दो टाइप होते हैं, तीन टाइप, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है ना। यस देखिए, जब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वीक बेस से रिएक्ट करता है तो एसिडिक सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनता है, एसिडिक सॉल्ट। जब वीक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा सॉल्ट बनता है, बेसिक सॉल्ट बनता है। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट। समझ में आया, इस तरीके से न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। इनकी रिएक्शन भी मैंने आपको कराई थी, भी टाइम टाइम नहीं है तो इतना नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आया बोलिए, ए, बिल्कुल सही है। द कनेक्टिंग वायर मेड अप ऑफ कॉपर, बिल्कुल सही बात है, कनेक्टिंग वायर कॉपर का बना होता है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ कॉपर इज हाई, बिल्कुल सही बात है। सो बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो करेक्ट आंसर इसका होगा 19 का आंसर बोलिए। 19, plant stores some of the waste product in their body parts. Plant can get rid of excess of water by transpiration. तो इसका देखिए दोनों बात तो सही है मगर किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा इसका आंसर, बी। बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हो गया। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का क्या लगाया आप लोगों ने, डी, बिल्कुल सही है। रेट ऑफ ब्रीदिंग इज स्लोअर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज लो एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर, बिल्कुल। तो यहां पर आंसर आपने डी लगाया है। एसर्शन ए इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि रेट ऑफ डिसॉल्व अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती है बट रेट ऑफ ब्रीथिंग स्लोअर होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल। मतलब पानी के अंदर जो रहने वाले हैं ना उनके अंदर ब्रीदिंग तेज होती है और जो हवा में रहने वाले हैं उनके अंदर ब्रीदिंग कम होती है ना। सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। अरे भैया जहां हवा कम होगी, जहां पर हवा एयर कम होगी वहां पर आप सांस जल्दी जल्दी लोगे कि कम कम लोगे, अरे जल्दी जल्दी लोगे। क्या लोगे, जल्दी जल्दी। तो पानी के अंदर हवा कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो ये लोग की ब्रीदिंग जो होती है फास्ट होती है। ब्रीदिंग क्या होती है, फास्ट होती है। समझ गए, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर है डी, असर्शन इज ट्रू बट सॉरी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। डन। चलिए तो देखिए क्वेश्चन है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, एक्सप्लेन। तो इसको हमने पहले भी सीखा है। क्या होता है बेटा, ये देखिए स्टार हमारी नजर से हमारे एटमॉस्फेयर के बहुत ऊपर, कई करोड़ों किलोमीटर ऊपर, लाखों करोड़ों, लाखों भी नहीं करोड़ों किलोमीटर ऊपर, लाख पे तो चांद है, स्टार करोड़ों किलोमीटर ऊपर है। करोड़ों किलोमीटर में एक बड़ा एटमॉस्फेयर वेरिएशन आता है। ऊपर का मीडियम जहां बिल्कुल गैस नहीं है, एब्सोल्यूट वैक्यूम है, वहां रेयर होगा। और नीचे क्या होगा बेटा, डेंसर। आप सब जानते हैं कि जब कोई रे रेयर से डेंसर की ओर चलती है, क्यों भाई पार्थ, अगर कोई रे रेयर से डेंसर की ओर चलती है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है कि बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
नॉर्मल की तरफ झुकती है। मतलब इस तरीके से ये जो रेस चलेंगी बेटा, ये लगातार नॉर्मल की तरफ झुकती हुई जाएंगी। ये देखिए, तो ये रेस का ओरिजिनल पाथ है और ये नॉर्मल की तरफ झुक रही है। क्यों? ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल ये होगा इस तरीके से, तो ये रेस को जाना ऐसा था, मगर ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी झुक गई, यहाँ पे आके और झुक गई, यहाँ पे आके और झुक गई। सो दीज रेस, द रेस कमिंग from the stars continuously bending toward the normal. Okay, so I am talking about this ray. This is continuously bending towards the नॉर्मल। तो एक्चुअली स्टार यहाँ पे था, रेस सीधे ना जाकर के इसकी आंखों में ऐसे पड़ी। देखिए जो हमारी आंखें होती है ना, हमारी आंखें जो होती हैं वो लाइट को सीधा महसूस करती हैं आते हुए। तो यहाँ पर इसके लाइट के भले ये टिल्ट होके आ रही है, तो इसको क्या महसूस होगा कि ये जो लाइट है ये इधर से आ रही है। मतलब इसको जो इसकी वर्चुअल इमेज दिखाई देगी, अपरेंट स्टार दिखाई देगा, वो यहाँ नहीं दिखाई देगा, वो थोड़ा सा इधर दिखाई देगा, क्योंकि हमारी आंखें किस में देखती हैं? लाइन ऑफ साइट में। तो रेज जिस तरीके से आ रही है, जैसे मान लो बेटा ये ऐसे समझो आप, ये आप ऐसे सामने देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है ना, ये आपकी आंख है। मान लो बेटा ये रेज ऐसे आई है इस तरीके से आपकी आंखों में, तो फाइनल आंख का आपके रेज का एरो ये बन रहा है। तो जो आपकी आंख जो इसको विजुलाइज करेगी ना, वो यहां पे विजुलाइज करेगी बेटा, ये देखिए इस पोजीशन पे विजुलाइज करेगी। तो भले ही कोई चीज यहाँ पे हो, और होता यही है बेटा, जब सनसेट होता है, जब सनसेट होता है तो सूर्य बेटा नीचे आ जाता है होरिजॉन के, मतलब डूबने की कंडीशन में होता है। ये देखो सूर्य जो होता है डूबने की कंडीशन में होता है, मगर उसके रेज इस तरीके से आती हैं जिसके कारण सन को हमको जो अपरेंट व्यू दिखता है वो थोड़ा सा ऊपर दिखा करता है। सो इसकी वजह से सन पहले ही डूब चुका होता है, मगर हमें थोड़े देर के बाद तक दिखाई देता है। इसको बोलते हैं डिलेड सनसेट। क्या बोलते हैं? डिलेड सनसेट, मतलब कि थोड़ी देर बाद सनसेट होना। Okay, so this is the reason behind the stars are twinkling, because the rays coming from here continuously bending toward the normal, okay, and their apparent position, यहाँ पे उनकी अपरेंट पोजीशन आपको मिलेगी। ओके, और अपरेंट पोजीशन ज्यादा देर के लिए नहीं मिलेगी, जैसे एटमॉस्फेयर का लेवल बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है, तो हवा वगैरह चलेगी, फिर से यहाँ पे एटमॉस्फेयर बदलेगा, फिर से एक नया रिफ्लेक्शन होगा, और पता चले ये स्टार आपको थोड़ा सा कम बेंडिंग हो तो कहीं यहाँ पर बनता दिखाई दे, थोड़ी और ज्यादा बेंडिंग हो जाए तो कहीं यहाँ बनता दिखाई दे। सो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ये स्टार आपको दिखाई देगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बीच में एटमॉस्फेयर है, and the density of atmosphere is continuously changing. Yeah, so here the density is continuously changing. इसके कारण आपको सन की पोजीशन, दिस इज रियल पोजीशन एंड दिस इज अपरेंट पोजीशन, आपको दिखाई देगी ना। ये बात करते हैं इस पर डिटेल की। ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यस ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ये पहला कीवर्ड है। आपको जो टीचर जो है लेंस लगा के ढूंढेगा कि बच्चे ने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है। Position of star visible from the sun is slightly different from the actual position. Position of star from sun is slightly different. बेटा सन की जगह आप यहाँ पे ऑब्जर्वर लिख लो, ऑब्जर्वर। हाँ, पोजीशन ऑफ स्टार विजिबल फ्रॉम ऑब्जर्वर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, ये एक्चुअल पोजीशन से अलग होती है। दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप ऑन चेंजिंग विद चेंज इन फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर। बेटा मैंने यही बताया कि देयर इज अ ह्यूज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू स्पेस, और यहाँ पे एक अर्थ का एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है जिसमें टेम्परेचर बदलता रहता है, सो डेंसिटी बदलती रहती है, जिसके कारण आपको यहाँ पे लिखा है फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग। Since the star are very distant, they are approximately point-sized source of light. As the path of rays light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates, and amount of sunlight entering our light flickers, entering our eye flickers. The stars sometimes appear brighter and sometimes fainter, which is द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो कभी स्टार ज्यादा तेज दिखाई देगा, कभी कम दिखाई देगा, कभी ऊपर की पोजीशन में दिखाई देगा, कभी नीचे की पोजीशन में दिखाई देगा, बट स्टार जहां एक्चुअल है वहां नहीं दिखाई देगा। वाई? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एंड सच अ इफेक्ट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। बेटा डायग्राम जरूर बनाइएगा इसमें, चलिए नोट करिए।